ओम। विशिष्टता का सुनियोजन। पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 पृष्ठ 31 आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, अभावग्रस्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो बात समझ में आती है। अभावग्रस्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो बात समझ में आती है, पर आश्चर्य तब होता है जब विपुल साधन अपने अधिकार में होने पर भी जानकारी के अभाव में लोग हैरान फिरते पाए जाते हैं। ऐसी घटनाएं जब सुनने को मिलती हैं तो उस अनजानेपन को दुर्भाग्य का प्रतीक मानकर खेद व्यक्त किया जाता है। कहते हैं कि किसी अनाड़ी ने बाप के छोड़े हीरे को कांच समझकर अनाड़ी के हाथों बेच दिया और खुद जीवन भर दरिद्री बना रहा। लाल मणियों की माला पड़ी मिलने पर एक भीलनी उन्हें कौड़ियों के मोल बेचने आई थी। कस्तूरी हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, पर वह सुगंध की तलाश में निरंतर दौड़ धूप करता और थक कर प्राण गंवा देता है। माचिस जेब में होने की बात याद न रहने पर, ढेरों घास फूस पास रहने पर भी एक यात्री ठंड में सिकुड़ कर मर गया था। घर के आंगन में खजाना गड़ा होने की बात ज्ञात न होने पर उस झोपड़ी के निवासी को जब तब मंजूरी मिलने पर आधे पेट सोना पड़ता था। ऐसी घटनाएं प्रायः कौतूहल पूर्वक सुनी जाती हैं तो सुनने वालों तक को हैरानी होती है। दिशा भ्रम हो जाने पर बंजारे रात भर चलते रहने पर भी बेकार भटकते रहते हैं और भूल का पता चलने पर वापस लौटते हैं। खंडहरों में भूल भुलैयाँ बनी पाई जाती हैं। उनमें घुस जाने के बाद यह ख्याल नहीं रहता कि वापस लौटने का दरवाजा कौन सा है। हड़बड़ी उस मानसिकता को और भी अधिक बेजार कर देती है। सुना है कि कई तो इस भटकाव में कई दिन घिरे रहकर मर जाते हैं। बालू को पानी समझकर भटकने वाले हिरणों की मृग तृष्णा का उदाहरण लोग प्रायः दिया करते हैं। यह कहानी भी प्रसिद्ध है कि सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में मिलने पर अपने को ही भेड़ समझने लगा था। बाद में जब उसे आत्मबोध कराया गया तो वहाँ से हटकर सिंह के समूह में चला गया। सपने की स्थिति में भी लोग बेतुके स्वप्न देखते रहते हैं। नशेबाजों की खुमारी ऐसी होती है जिसमें ऐसा कुछ सूझ पड़ता है जिसकी वास्तविकता के साथ दूर की भी संगत नहीं बैठती। इस प्रकार की घटनाएं वस्तु स्थिति की सही जानकारी न होने के कारण होती हैं, पर अचंबा तब होता है जब आम आदमी ऐसी विसंगतियों और भटकाव में कुछ दिन ही नहीं गंवाता वरन सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है। आम आदमी अपने ढंग की उलझनें, कठिनाइयाँ, समस्याएं, चिंताएं, व्यवस्थाएं सिर पर लादे रहता है और उनकी समाधान के लिए भी जिस तिस का आसरा ताकता है स्पष्ट है। कभी कभार किसी की छोटी मोटी सहायता हाथ लग भी सकती है, पर जब पूरा जगत ही उलझन भरा है तो कौन किसकी कब तक कितनी सहायता कर सकता है। प्रश्न विशेषतया तब जबकि हर किसी को अपनी अपनी समस्याओं में ही इतना उलझे रहना पड़ता है कि दूसरों की सहायता करने जैसी न तो स्थिति रह जाती है और न वैसी अभिरुचि या फुर्सत ही होती है। अपनी गलती ढूंढने खोजने की किसी को आदत नहीं। भ्रमों में से एक बड़ा भ्रम हर आदमी में यह भी पाया जाता है कि अपनी दौलत कम और दूसरों की दौलत चौगनी सौगनी समझ पड़ती है। वस्तुतः सर्वथा
दोष रहित व्यक्ति कदाचित कोई भी नहीं होता, पर अपनी गलती कोई सोचे कैसे। इससे हेटी जो होती है, नाक जो कटती है, अपनी सर्वज्ञता पर आँच जो आती है, इसलिए काम बिगड़ने पर उसका लांछन अपने ऊपर न लगने देने के लिए यह सस्ता नुस्खा हाथ लगता है कि दोष किसी दूसरे पर थोप दिया जाए। इसके लिए सामने वाले किसी को दोषी ठहराने पर तो झंझट खड़ा होने का डर रहता है, इसलिए हननकर्ता किसी ऐसे निरीह को ढूंढ लेते हैं जो सामने आकर प्रतिवाद करने में समर्थ न हो। भाग्य चक्र, समय का फेर, ग्रह दशा, विधाता का विधान, कर्म रेखा आदि पर कोई भी कितना भी दोषारोपण करता रहे, जिन पर दोष थोपा गया है वे उलटकर सफाई देने की स्थिति में तो होते नहीं। ऐसी दशा में आरोपी को अपनी मान्यता और भी अधिक सुनिश्चित होने का मत बना रहने में कुछ कठिनाई नहीं होती। एक और साथियों, एक और तो दूसरों पर लांछन लगाने की प्रवृत्ति जमी रहती है और दूसरी ओर आत्म समीक्षा न कर पाने की प्रवृत्ति मनुष्यों को भ्रमित किए रहती है। एक दुष्कल्पना से ग्रसित अधिकांश लोग पाए जाते हैं। एक दुष्कल्पना से ग्रसित अधिकांश लोग पाए जाते हैं कि अपने निज की सामर्थ्य अकिंचन है, उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। प्रश्न, उत्कर्ष से सुयोग मिलना अपने हाथ में नहीं है। जितना प्रयत्न अच्छे के लिए किया जा चुका है उससे अधिक और कुछ करने का अवसर ही कहाँ था। उसी प्रकार की बातें सोचकर आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास का अवसर ही गंवा दिया जाता है। उपाय न सूझ पड़ने पर कुड़कुड़ाने, खींचने, झल्लाने, उद्विग्न रहने और चिंतातुर रहने के अतिरिक्त कुछ बन भी नहीं पड़ता। अपने को तनावग्रस्त बना लेना तो दुष्कल्पनाओं के आधार पर और भी अधिक सरल व संभव हो जाता है। ऐसा ही लोग करते भी रहते हैं। इस व्यापक भ्रांति को महामारी जैसा प्रकोप कहा जाए तो इसमें तनिक भी अत्युक्त नहीं मानी जा सकती। जन साधारण को यह समझने का सुयोग नहीं मिल पाता कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि यदि उन्हें प्रसुप्त से विरत करके जागृत एवं क्रियाशील बनाया जा सके तो हर सामान्य समझा जाने वाला व्यक्ति अपने को असामान्य सिद्ध करके दिखा सकता है। इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है, न कुछ ऐसा है जिसे अमान्य ठहराया जा सके। पुरातन इतिहास के पृष्ठ उलटने पलटने या अर्वाचीन इतिहास की गतिविधियों पर तनिक गंभीरता पूर्वक नज़र डालने पर ऐसे असंख्यों उदाहरण आँखों देखे और कानों सुने जा सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास और प्रचंड साहस के बलबूते प्रगति की दिशा में चलने का सूझबूझ के साथ प्रयत्न किया गया और वे क्रमशः अधिक उपयुक्त अवसर पाते चले गए। अंततः इतनी ऊंचाई पार कर सके जिसे देखते हुए आश्चर्य लगता है और किसी दैवी वरदान का भ्रम होता है। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं देखे जा सके जिनमें अपार साधन और अवसर होते हुए भी दुर्गुणों के शिकार रहकर व्यक्ति दिन पर दिन पतन पराभव की ओर लुढ़कते चले गए और अंत में वहां पहुंच गए जिसे दुर्गति या दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। साधारण समझ से अपनी पृथ्वी जहाँ की तहाँ स्थिर खड़ी दिखती है। साधारण समझ से
अपनी पृथ्वी जहाँ की तहाँ स्थिर खड़ी दिखती है, पर जिन्होंने कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की है वे विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि वह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। सूर्य की परिक्रमा के लिए तीर की तरह सनसनाती हुई दौड़ती है। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। उसकी जीवनचर्या के लिए अग्रगमन की प्रगति संभावनाएं कूट कूट कर भरी हुई है। कमी केवल इस बात की है कि वस्तु स्थिति समझने और उस पर विश्वास करने का विवेक जगह नहीं। अपने ऊपर दीनता और हीनता की परतें इतनी मोटी जमी होती हैं कि वही अपना वास्तविक स्वरूप प्रतीत होता है। उपर्युक्त भ्रम से निकलने के सामान्य प्रयासों को आसपास का वातावरण नष्ट कर देता है। अहंकारियों का समुदाय दूसरों को हे ठहरा कर ही अपने बड़प्पन की पुष्टि कर सकता है। ऐसे समुदाय के अपने से समर्थ लोग इसी स्तर की समीक्षा करते रहते हैं। बड़ों की बात ही सही मान ली जाती है। बड़ों की बात ही सही मान ली जाती है। इस कथन को औसत आदमी हृदयंगम भी करता रहा है और यह मान बैठता है कि उसकी हस्ती नगण्य है। नगण्य है, उससे कोई बड़ा काम या बड़ा वजन उठ नहीं सकता। इसलिए खैर इसी में है। जैसे भी कुछ दिन गुजर रहे हैं उसी प्रकार संतोषपूर्वक समय काट दिया जाए। संकटों को सह लिया जाए, दुर्दिनों के साथ तालमेल बिठा लिया जाए। इस स्तर का मानस बन जाने पर विद्यमान क्षमताएं और भी गहरे गर्त में चली जाती हैं। उन्हें उभारने उठाने का जब भीतर या बाहर से कोई प्रयत्न ही नहीं होता तो आगे बढ़ने, ऊंचे उठने की संभावना ही कैसे बने। उस दिशा में कुछ ठोस प्रयत्न करने का प्रयास ही कैसे चले। जब उमंगे ही मर गईं तो फिर अग्रगमन का अवसर छप्पर फाड़ कर आकाश से आंगन में क्यों कर आधम के। प्रश्न। मित्रों, संसार में पैसे की चमक दमक बहुत देखी जा सकती है और उसके आधार पर जो खरीदा जा सकता है उसकी सज दज भी अपनी चमक दमक दिखाती, आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करती देखी जा सकती है। किन्हीं किन्हीं का रूप लावण्य भी मनमोहक दिख पड़ता है। कलाकार, व्यवसायी, गुणी भी कई देखे जाते हैं, पर ऐसे कम ही दिख पड़ते हैं जिन्होंने अपने साहस और पौरुष के सहारे अवरोधों से टकराते हुए प्रगति का पथ प्रशस्त किया। जिन्होंने गिरों को उठाया, ऊँटों को चलाया, चलतों को दौड़ाया और दौड़तों को उछाला हो। अपनी राह तो सभी चल लेते हैं, पर सराहना उनकी है जो अपनी नाव पर अनेकों को बिठाकर उन्हें इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए साथियों, इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि ऐसी प्रचंड सामर्थ्य हर किसी के भीतर होते हुए भी उसका सदुपयोग कर सकना तो दूर, पहचानना तक नहीं बन पड़ता। आत्म विस्मृत ही वह अभिशाप है जिसे लोग जाने या अनजाने स्वयं अपनाते हैं और कंधे पर लाद कर चलते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिभा का अभाव। इसी को कहते हैं प्रतिभा का अभाव, जो कभी कभी तो मोटे पहलवानों को भी आंतरिक दृष्टि से खोखला देखकर आश्चर्य रूप से व्यक्त किया जाता है। शारीरिक बल का प्रदर्शन तो भेड़ें और भैंसें भी आपस में टक्कर मारकर
दर्प जताते देखी गई हैं। तीतरों और मुर्गों को भी मोर्चे लड़ाते और अहिंसा में अग्रणी होने का दर्प जताते देखा जाता है, पर वास्तविक बलिष्ठता का प्रमाण नहीं है। यह वास्तविक बलिष्ठता का प्रमाण नहीं है। गहराई तक जाना हो तो देखना पड़ेगा, गहराई तक जाना हो तो देखना पड़ेगा कि मन की कौन सी दिशा धारा उस बल का प्रयोग कर रही है। गुंडे, आतंकवादी, आताताई, अनाचारी अपनी अकड़ दिखाते और रौब जमाते देखे जाते हैं। दूसरे पर धाक जमाना और उन्हें डर दिखाकर उचित अनुचित करा लेना, यही उनका प्रयास व्यवसाय रहता है। ऐसे लोगों की शारीरिक बलिष्ठता कैसे सराही जा सकेगी? प्रश्न यही बात बुद्धिबल, धनबल आदि के संबंध में है। उसका दुरुपयोग करने वाले अपने लिए भर्त्सना और दूसरों के लिए विपत्ति ही खड़ी करते हैं। कला का दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। श्रृंगारिकता, विलासिता, अनैतिकता जैसी पशु प्रवृत्तियों को भड़काने में संगीत, चित्रकला, साहित्य आदि का कम सहारा नहीं लिया गया। ऐसी दशा में उस कला को किस प्रकार सराहा जाए जो आकर्षित, प्रभावित तो अनेकों को करती है, बदले में पूरी कीमत बटोर लेने में भी सफल रहती है। पर यदि उसके और परिणामों को देखा जाए तो यही कहना पड़ता है कि ऐसे प्रख्यात कलाकार यदि अविख्यात अनजान लोगों की तरह साधारण स्थिति में रह रहे होते तो कहीं अच्छे थे। तब वे लोगों को चमत्कृत करके कुमार्ग पर चलने के लिए ललचाने वाला कुकृत्य तो न कर सके होते। उपलब्धि क्या हस्तगत हुई? मित्रों, उपलब्धि क्या हस्तगत हुई प्रश्न है। यह देखना ही पर्याप्त नहीं, जांचा यह भी जाना चाहिए कि उसका उपयोग लोक हित के लिए किस प्रकार और कितना बन पड़ा। गंभीर प्रश्न। यदि इसकी कसौटी को छोड़ दिया जाए तो सर्प बिच्छुओं की शरीर संरचना ही प्रशंसा की पात्र बनेगी। चीते और भेड़िए भी दूसरों की तुलना में अधिक बलिष्ठ होने के कारण प्रतिष्ठा पाने के अधिकारी समझे जाएंगे। तब उनकी मार से डरने और बचने की कोई आवश्यकता न रहेगी। सराहनीय यही बल कौशल है जिसका उपयोग सद उद्देश्य के लिए बन पड़े। अन्यथा बढ़ी हुई प्रतिभा 12 सिंगे के बड़े हुए सींगों की तरह है, जो देखने में कौतूहल वर्धक तो लगते हैं पर अपना प्रयास प्रयोजन कुछ भी साध सकने में समर्थ नहीं होते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, थोड़ा गंभीर बातें हैं, समझने में देर से आती हैं। प्रबुद्ध जनों को समझ आ जाती है, हम जैसों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए साथियों, इस संदर्भ में आपको इसी पुस्तक के पृष्ठ 37 से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।